सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं नीतू सिंह दीदी। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। कल हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उसकी विशेषता। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं उसकी सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता है, कल बता दिया गया था। उसके आगे महत्व में देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व यानी इसके गुण क्या हैं। महत्व यानी गुण या व्यष्टि अर्थशास्त्र के लाभ। पहला बिंदु देखेंगे बच्चों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। पहले हम इसमें पढ़ लें, क्योंकि व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, इसलिए व्यक्तिक इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, संपूर्ण उपक्रम का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण इकाई का हम अध्ययन नहीं कर सकते, किंतु हम उसको टुकड़ों में यदि हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन करेंगे तो हमको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने में आसानी होगी और ये हमको समझ में भी आएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में क्या होगा, इससे सरलता होगी। यदि हम उसको टुकड़ों में समझें तो व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां ही मिलकर क्या करती हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। अगला देखिए बच्चों, व्यक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। अब अपने क्षेत्र में यानी जो जो व्यक्तिक इकाइयां होंगी, जिन जिन स्तर पर वो कार्य कर रही हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में क्या करेंगी, निर्णय लेने में वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता, जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई उपभोक्ता है, ठीक है, और वो उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार करे, वो उस पर डिपेंड करता है। उसका निर्णय कौन लेगा, उपभोक्ता लेगा कि वो व्यय किस प्रकार करता है, उपभोक्ता। फिर एक फर्म यदि है तो फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे, कि कितना हमको उत्पादन करना है और जो उत्पादन किया गया है उनका मूल्य, कीमत, उसकी क्या निर्णय करनी है, ये सब किस पर होता है, वो निर्णय व्यक्तिक इकाइयों में वो स्वयं ले सकता है। उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके, उसका लाभ अधिकतम हो जाए, जैसी समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण से ही किया जाता है। कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन यदि होगा तभी व्यवसाय में क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। कि उत्पादन लागत कम होगी तभी जाकर हमको उत्पादन अधिक होगा और लागत कम होगी, तब जाकर हमको व्यवसाय में क्या होगा, लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला बिंदु देखेंगे बच्चों, कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। कीमत सिद्धांत यानी कीमत का निर्धारण करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में क्या मिलती है, मदद मिलती है। विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करना, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण करना, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी वस्तुओं का, विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारण करना, उत्पादन करना, उसका मूल्य निर्धारण करना, विशिष्ट साधनों का वितरण करना, ये सब किसमें है, कड़ी अलग अलग जुड़ती है और पूरा मिलकर संपूर्ण उपक्रम का निर्माण करते, पूर्ण संपूर्ण अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे अलग अलग कड़ी का अगर हम निर्धारण करें, अलग अलग पक्ष को जोड़े तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था मिल जाती है। किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला बिंदु है व्यक्तिक इकाई की कार्यकुशलता में वृद्धि में सहायक। अब कार्यकुशलता यानी
जो वो कार्य कर रहा है, कार्य करने की शैली है, कार्य करने की कुशलता है, उसमें और कैसे वृद्धि की जाए, ये सब किस में आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव होता है। अब ये कैसे संभव होगा बच्चों? अर्थशास्त्र में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिक इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में से उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सकता है, उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है। जैसे मान लो कि एक इकाई लिया, उस इकाई का विश्लेषण से अध्ययन किया और उसमें आने वाली समस्याओं को दूर किया। दूर करने के बाद उसकी कार्यकुशलता में क्या हो जाता? अपने आप सुधार होता जाता है और वो और निपुणता के साथ कार्य को करता है। तो ये सब किस में संभव है? व्यक्तिक इकाई में संभव है। फिर अगला है सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। अब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो सरकार की आर्थिक नीति में किस प्रकार से सहायक हो सकता है, ये भी इसका गुण पाया जाता है, महत्व है ये इसका, कि सरकार की आर्थिक नीति, जो आर्थिक रूप से नीति है, जो वित्त से संबंधित होती है, प्रभाव व्यक्तिक इकाइयों के कार्यकरण यानी जो वर्किंग पर पड़ता है, व्यक्तियों के कार्य करने पर पड़ता है। अब आर्थिक जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो उपभोक्ता का व्यय ढांचा, वस्तुओं की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरियाँ तथा साधनों का वितरण प्रभावित हो जाता है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भी नीति का निर्माण करते समय व्यक्तिक इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखे। यानी इससे सरकार की जो नीतियाँ होती हैं इससे अर्थशास्त्र पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो भी क्या करे, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो भी नीतियाँ हैं उनका निर्माण करें। ये तो थी बच्चों अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। अब है सीमाएं। सीमाएं 4 बिंदुओं में दिया है और 4 ही बिंदु आप कॉपी में लिखेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन इससे नहीं हो सकता क्योंकि छोटे रूप में होता है, ठीक है, तो इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं होता। अगला है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित, यानी पूर्ण रूप से ये वास्तविक नहीं होती हैं क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित जीवन से नहीं पाई जाती। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना, क्योंकि ये एक छोटे रूप में होता है तो ये एक साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है। फिर है लास्ट है कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि